Question number 26. Which of the following equation is wrong? ये टॉर्क की फॉर्मूला है टाउ वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स, ये सही है। रेडियल एक्सेलरेशन से इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस वेलोसिटी, ये भी सही है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशंस क्रॉस रेडियस वेक्टर, ये भी सही है। वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर क्रॉस एंगुलर स्पीड, ये उल्टा लिख दिया इन्होंने। होना क्या चाहिए ओमेगा वेक्टर एंगुलर स्पीड वेक्टर क्रॉस रेडियस वेक्टर, तो ये वाली रॉन्ग है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर एनालॉगस टू वन अनदर इन ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशंस। देखो, मास ट्रांसलेटरी मोशंस में जो होगी, रोटेटरी मोशंस में वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, तो पहला तो ठीक बोल रहा है। फोर्स ट्रांसलेटरी मोशंस में जो होगी वही बन जाएगी टॉर्क रोटेटरी मोशंस में, ये एनालॉगस है। लीनियर मोमेंटम ट्रांसलेटरी मोशन में होगी और एंगुलर मोमेंटम इधर उसको ए से डिनोट करते हैं या एल वेक्टर से, ये हो जाएगी रोटेटरी मोशंस में। तो सारे के सारे ही करेक्ट हैं, तो क्या हो जाएगा ऑल द एबव। क्वेश्चन नंबर 28। अब सवाल नंबर 28 में देखो क्या कह रहा है। टू पार्टिकल्स P and Q located at distance RP and RQ respectively from the center of rotating disk such that RP is greater than RQ। तो क्वेश्चंस को समझो। मान लो कि ये एक डिस्क है और ये एक एक्सिस है जो इसके सेंटर से पास कर रही है और ये डिस्क रोटेट कर रही है। ओके, दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल्स यहाँ है और दूसरी समझो यहाँ है। ये है पार्टिकल Q और ये है पार्टिकल P और ये है सेंटर डिस्क की। तो सेंटर से Q के बीच की जो डिस्टेंस है यानी OQ जो है वो है RP और सेंटर से P की जो डिस्टेंस है वो है सेंटर से Q की डिस्टेंस RQ और सेंटर से P के डिस्टेंस जो है RP। तो क्लियरली फिगर से पता है हमें OP इज ग्रेटर देन OQ और क्वेश्चंस में भी दिया हुआ RP इज ग्रेटर देन RQ, है ना। तो P क्योंकि ज़्यादा दूर है सेंटर से, इसलिए इसकी जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन टाइम्स रेडियस, ओके, मैग्नीट्यूड में। तो बिकॉज P ज़्यादा दूर है सेंटर से, इसलिए इसकी जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़्यादा है। अगर सवाल में पूछता किसकी एंगुलर एक्सेलरेशन ज़्यादा है या एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे वेरी कर रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन वेरी नहीं करती। दोनों ही पार्टिकल Q और P की एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होती। एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। अल्फ़ा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन जो है रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है, बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ती है जब रेडियस बढ़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, P हैज़ ग्रेटर एक्सेलरेशन देन Q। क्वेश्चन नंबर 30 करने से पहले हम टॉर्क की कॉन्सेप्ट को समझते हैं। टॉर्क होता कैसे, समझो एक पॉइंट है O, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। अगर एक
पार्टिकल है, ठीक है, वो ए पर सिचुएटेड है, ठीक है, ये ए पे सिचुएटेड है। ओके, ओ से ए किस डायरेक्शंस में है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शंस में है, ठीक है। यानी जो रेडियस वेक्टर की डायरेक्शंस है, आर वेक्टर जो लिखोगे वो क्या है? ओ ए वेक्टर, और उसको हम क्या बोल सकते हैं? आर एज ए मैग्नीट्यूड और एक्स कैप, या इसी को आप लिख सकते हो आर आई कैप, करेक्ट। फोर्स जो लग रही है वो समझो इस डायरेक्शंस में लग रही है, इसको और आगे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन? मान लो ये वाई डायरेक्शंस है, ओके, ये वाई डायरेक्शंस है, और एफ फोर्स लग रही है। तो फोर्स वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो, एफ वाई कैप या एफ जे कैप, करेक्ट। अब टॉर्क का फॉर्मूला कहता है, टॉर्क जो लगेगी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स की वजह से, वो क्या होगी? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो यहाँ आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? आर एक्स कैप। एफ वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? एफ वाई कैप। तो दोनों मैग्नीट्यूड को बाहर ले लेते हैं, आर एफ क्या बच गई? एक्स कैप क्रॉस वाई कैप, और वेक्टर से पता है एक्स कैप क्रॉस वाई कैप क्या होती है? जेड कैप। तो आर एफ जेड कैप। तो देखो टॉर्क किधर लग रही है? जेड कैप की डायरेक्शंस में, समझ में? इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप क्वेश्चन नंबर 30 कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है, फिर अनपॉज करके देखना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 कैसे हम करेंगे। क्या कह रहा? एक पार्टिकल है, ओके, इफ फोर्स वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस। इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रही है एफ, मान लो, उसकी डायरेक्शंस क्या है? एक्स एक्सिस की तरफ है, एंड रेडियस वेक्टर इज अलोंग वाई। और ये जो पार्टिकल है वो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहाँ से वाई डायरेक्शंस की तरफ है, यानी जो रेडियस वेक्टर की डायरेक्शंस है वो वाई है। हमें निकालना है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? रेडियस वेक्टर क्रॉस फोर्स वेक्टर। तो आर वेक्टर हम लिखेंगे आर वाई कैप क्रॉस एफ एक्स कैप। तो यहाँ आर एफ बाहर हो गई, वाई कैप क्रॉस एक्स कैप। रिमेंबर, ये डायग्राम अगर याद रहेगी तो कभी भी टॉर्क निकालने में गड़बड़ नहीं होगा। देखो ये एक्स कैप है, ये वाई कैप है, जेड कैप है। एक्स डायरेक्शंस देखना इस एरो की, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, है ना। एक्स क्रॉस वाई कहाँ जा रही है? जेड। तो वाई क्रॉस एक्स क्या हो जाएगी? नेगेटिव जेड, ओके, क्योंकि एक्स क्रॉस वाई क्या होती है? जेड। तो वाई क्रॉस एक्स क्या हो जाएगी? नेगेटिव जेड। तो हम लिखेंगे माइनस आर एफ जेड कैप, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, आर एफ माइनस जेड कैप। तो जो टॉर्क लगेगी माइनस जेड कैप की तरफ लगेगी, है ना। तो अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, अ कांस्टेंट रिजल्टेंट टॉर्क rotates a wheel about its own axis. The true statement of the following. तो सवाल को समझते हैं। यहाँ एक व्हील है और ये इसकी सेंटर है, इससे एक्सिस पास कर रही है, इसको बोलते हैं व्हील की एक्सिस, जो इसकी सेंटर से पास करती है और इसकी प्लेन के परपेंडिकुलर है, ओके। इस व्हील के ऊपर एक टॉर्क एक्ट कर रहा, और वो टॉर्क जो लग रहा है, मान लो इस पॉइंट पे
एक फोर्स लग रही है ना, ओके, और ये है रेडियस वेक्टर, ओके। तो ये एक टॉर्क लगा रही है फोर्स, ठीक है। और ये जो टॉर्क है वो टॉर्क कांस्टेंट है, ठीक है, ओके। तो देखो टॉर्क कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जैसे फोर्स कांस्टेंट होता है ट्रांसलेटरी मोशन में, तो उसका मतलब क्या हो गया, F इक्वल टू एम ए, एक्सीलरेशंस भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशंस भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर फोर्स वेरिएबल है तो उस केस में एक्सीलरेशंस भी क्या होगा, वेरिएबल होगा, करेक्ट। तो इसी तरह हम रोटेटरी मोशंस में टॉर्क की इक्वेशंस क्या लिखते हैं, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू एंगुलर एक्सीलरेशंस। अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सीलरेशंस भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कांस्टेंट होती ही है, जैसे कि मास हमेशा कांस्टेंट होती ही है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर टॉर्क वेरी करता तो एंगुलर एक्सीलरेशंस वेरी करता है, लेकिन यहाँ टॉर्क कांस्टेंट है इसलिए एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं हो सकती। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, जो कि नहीं है। यहाँ एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, जीरो नहीं है, ओके। अब बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है इसलिए एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं होगी, ओके। इस सब चीज़ को मैं इक्वेशंस के फॉर्म में समझाता हूँ। देखो थीटा से डिनोट करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, तो एंगुलर स्पीड क्या हो गई, डी थीटा बाय डी टी, करेक्ट। एंगुलर एक्सेलरेशंस क्या होता है, डी ओमेगा बाय डी टी, ओके। अगर ये ओमेगा कांस्टेंट होगा तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, जीरो, इसलिए अल्फ़ा भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, ठीक है। इफ़ एंगुलर स्पीड इक्वल टू कांस्टेंट देन एंगुलर एक्सेलरेशंस क्या हो जाएगी, ज़ीरो। क्लियर हो गई, एक चीज़ तो समझ में आ गई। दूसरा केस हम समझते हैं एंगुलर मोमेंटम। जो एंगुलर मोमेंटम होता है एल, वो होता है आई टाइम्स एंगुलर स्पीड, ठीक है। बिकॉज एंगुलर स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है इसलिए एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं होगा, करेक्ट। अब टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डी एल बाई डी टी। तो इसको हम लिख सकते हैं आई डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, एंगुलर एक्सलरेशंस, ओके। तो टॉर्क इक्वल टू क्या आ गई, आई इंटू अल्फ़ा। तो इन सब चीज़ को लर्न करने के बाद हम देखते हैं सारे ऑप्शंस को। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील इज़ कांस्टेंट, एंगुलर एक्सलरेशंस ऑफ व्हील इज़ कांस्टेंट, एंगुलर एक्सलरेशंस ऑफ व्हील ग्रेजुअली इंक्रीजेज, एंगुलर एक्सलरेशंस ऑफ व्हील इज, एंगुलर मोमेंटम ऑफ व्हील इज कांस्टेंट नहीं। एंगुलर मोमेंटम अगर व्हील की कांस्टेंट होगी तो टॉर्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो, लेकिन यहाँ नेट टॉर्क लग रही है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील इज कांस्टेंट, अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ये भी पॉसिबल केस नहीं है। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ व्हील इज कांस्टेंट, यही होगा, ठीक है। सेकेंड, अभी जो किया था सवाल 31, उसी का एक एप्लीकेशंस यहाँ है। तो कह रहा है एक व्हील है, ओके। इस व्हील के ऊपर धागा बांध लपेट रखा है, इस तरह से चारों तरफ घुमा के धागा बांध रखा है, ओके। और इस एंड को खींच रहे हैं एफ फोर्स से, समझ में आया। मान लो जब इस एंड को खींच रहे हैं एफ फोर्स से, और ये एफ क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर। अब सवाल पढ़ेंगे और इस ये जो डायग्राम बनाया उसको रिलेट करेंगे।
A wheel is free to rotate about its own axis without friction. A rope is wound around the wheel. If other end of the rope is pulled with a constant force, then true statement from the following. फोर्स कांस्टेंट है और व्हील इस सेंटर के अबाउट घूम रही है, तो इस सेंटर से जहाँ फोर्स लग रही है इम्पैक्ट पॉइंट, उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो है आर, और डायरेक्शन इसकी हो गई आर वेक्टर की इस साइड। दोनों के बीच में कितनी एंगल बन रही है? 90 डिग्री। तो टॉर्क क्या हो जाएगा? टॉर्क हो जाएगा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड टॉर्क की हो जाएगी आर एफ साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा आर एफ। ओके, तो टॉर्क देखो यहाँ पे आर भी कांस्टेंट है, एफ भी कांस्टेंट है, तो टॉर्क क्या हो गया? कांस्टेंट। क्लियर हो? कांस्टेंट फोर्स लग रही है और यहाँ जो जहाँ इम्पैक्ट हो रहा फोर्स का वो पॉइंट और जिसके अबाउट व्हील रोटेट कर रही है वो पॉइंट, दोनों कांस्टेंट हैं, यानी रेडियस वेक्टर फिक्स्ड है, इसलिए टॉर्क भी क्या होगी? फिक्स्ड लगेगी। क्लियर हो गया? अभी हमने सीखा है टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम एंगुलर एक्सेलरेशन। इस एक्सप्रेशन से हमें पता चल गया टॉर्क कांस्टेंट है, ये हमेशा कांस्टेंट ही होता है, तो इसको भी कांस्टेंट होना ही पड़ेगा, मतलब जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट होगी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है। कांस्टेंट टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड एंड द व्हील इज रोटेटेड विथ कांस्टेंट एंगुलर। नहीं, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होती तो टॉर्क लगती ही नहीं है, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाता। कांस्टेंट टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड एंड द व्हील इज रोटेटेड विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, यही करेक्ट होगा। देखो कांस्टेंट टॉर्क है और एंगुलर एक्सेलरेशंस भी कांस्टेंट है, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज, यानी ओमेगा वेक्टर कितनी दी हुई है? 4i वेक्टर प्लस जे वेक्टर माइनस 2k वेक्टर। The linear velocity of the body whose position vector is 2i प्लस 3j माइनस 3k, पोजिशन वेक्टर मतलब आर वेक्टर, वो दी हुई है 2i प्लस 3j माइनस 3k। स्टार्टिंग में ही हमने एक फॉर्मूला देखा था फर्स्ट क्वेश्चंस में। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट पोजीशन वेक्टर के साथ, है ना? तो यही फार्मूला यूज करेंगे और इसके लिए हम डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगी? यहाँ बनाएंगे डिटर्मिनेंट, यहाँ लिखेंगे आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर। दूसरा ओमेगा पहले आ रहा है इसलिए ओमेगा के सारे कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो ओमेगा के कोएफिशिएंट क्या है? 4, 1 जे के आगे और के आगे -2। फिर आर के कोएफिशिएंट लिखेंगे 2, 3 और -3, 2, 3 और -3 इक्वल टू क्या हो जाएगी? आई कैप, है ना? और एक ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ आई कैप को मार्क कर लिया। अब सिर्फ इसको फोकस करनी है और हमेशा लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू -3 तो क्या होगा? -3। ओके, अब अपने मन से माइनस सिंबल डाल दो। क्लियर? फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू -2 क्या होता है? -6, तो ब्रैकेट में डाल दिया। करेक्ट? फिर इसके बाद माइनस जे वेक्टर लिख दो और सॉरी जे वेक्टर, और हमें इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जे वेक्टर यहाँ आ गई ये। ओके, इसके लिए हमें क्या क्या यूज करना पड़ेगा? इन दोनों को और इन दोनों को ब्रैकेट बना देंगे फिर, और लेफ़्ट से राइट यानी
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू -3 क्या हो जाएगी? -12। माइनस सिंबल डाल देंगे, फिर 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा? -4। ओके, प्लस के वेक्टर, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ। तो के वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो इसको मैं हटाता हूँ। हम इन चारों का यूज करेंगे। ओके, तो 4 3 जा क्या हो गई? 12 माइनस 1 2 जा 2। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ हो गई आई कैप और ये हो गई -3 प्लस 6 माइनस जे कैप -12 प्लस 4 प्लस के कैप और 10। तो ये हो जाएगा 3 आई कैप, ये हो जाएगा माइनस है और यहाँ -8 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +8 जे कैप और +10 के कैप। तो ऑप्शन कौन सी है? 3 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 10 के कैप, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 35। The angular displacement of a particle is given by theta equal to t cube plus t square plus t plus 1. Its angular velocity at t equal to 2 सेकेंड। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ थीटा इक्वल टू टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। हमें निकालना है एंगुलर वेलोसिटी, है ना, व्हेन t इक्वल टू 2 सेकेंड, ये सवाल है। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी। ओके, इसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर t की वैल्यू डाल देंगे। तो d बाई डी टी हो गई और थीटा की जगह उसकी वैल्यू डाल देंगे, क्या होगी? टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 और ये बन जाएगा कुछ टी क्यूब का डिफ्रेंसिएशंस होगा टी के रिस्पेक्ट में 3t² टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशंस होगा 2t, टी का 1 और 1 का 0। ओके, अब हम क्या करेंगे? यहाँ t की वैल्यू डालेंगे 2। ओके, तो डाल देते हैं 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 0। तो आंसर क्या आएगा? 4 3 जा 12 प्लस 4 प्लस 1 यानी 17 और रेडियन पर सेकेंड। देखते हैं हमारा आंसर क्या है। सेकेंड ऑप्शंस। Question number 36. The linear and angular velocity of a body in rotatory motion is 3 meter per second and 6 radian per second. तो linear velocity v कितनी हो गई? 3 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, एंगुलर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड दी हुई है 6 रेडियन पर सेकेंड। इफ़ द लीनियर एक्सेलरेशन इज़, यानी ए कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज, तो अल्फ़ा क्या होगी? काफ़ी इजी है। तो पहले हम लीनियर मोशंस के इक्वेशंस यूज करके टाइम निकाल लेंगे और वही टाइम का यूज कर लेंगे एंगुलर मोशंस में, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो लीनियर मोशंस के लिए हमें पता है v माइनस यू इक्वल टू क्या होता है? ई टी। इनिशियल स्पीड तो 0 होगी, फाइनल स्पीड हमें 3 दी हुई है, 3 माइनस 0, एक्सलेशन 6 है तो ये t हो गई। तो t इक्वल टू यहाँ हो गई 3/6 दैट इज़ 0.5 सेकेंड। अब एंगुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, सॉरी, रोटेशनल
मोशन। सेम इक्वेशन हम यूज करेंगे। यहाँ v की जगह क्या होगा, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई इक्वल टू अल्फ़ा इंटू टी। सो ओमेगा एफ की वैल्यू दी हुई है 6 रेडियन, ओमेगा आई क्या हो गई 0, अल्फ़ा फाइंड आउट करनी है, टी की वैल्यू आ गई है 0.5, तो अल्फ़ा इक्वल टू 6/0.5, डैट मीन्स 12। तो ये हो गई 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर है 12 है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 37, if force vector equal to 2 I cap minus 3 j cap Newton and radius vector equal to 3 I cap plus 2 j cap, radius vector या position vector मीटर, then torque, तो F vector equal to given है 2 I cap minus 3 j cap, पोजीशन वेक्टर जो दी हुई है वो है 3 I कैप प्लस 2 j कैप। टॉर्क निकालना, टॉर्क क्या होता है, रेडियस वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होती है फोर्स वेक्टर की। तो यहाँ भी आई जे है और यहाँ भी आई जे ही है, तो हम k को 0 ले लेंगे दोनों ही केस में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 k कैप, और इसको भी 0 k कैप, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगी, आई वेक्टर प्लस ओहो प्लस क्यों लिख दिया, आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर। तो यहाँ पे पहले पोजीशन वेक्टर 3 2 0, ये हो जाएगी 3 2 0, और यहाँ हो जाएगी 2 माइनस 3 0, 2 माइनस 3 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। एक सेकेंड थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, आई कैप हो जाएगी, ओके, इन दोनों को करेंगे तो 0, इन दोनों को करेंगे तो 0, माइनस जे कैप, इन दोनों को करेंगे तो 0, इन दोनों को करेंगे तो 0, फिर प्लस के कैप, के कैप के लिए हम किस किस को करेंगे, इन दोनों को पहले, तो हो जाएगी 3 इंटू माइनस 3 9, फिर इन दोनों को -4, तो आ गई ये तो आई कैप इंटू 0 माइनस जे कैप इंटू 0 प्लस के कैप इंटू -13। तो बेसिकली क्या हो गई, -13 के कैप, ये हो जाएगी टॉर्क। और टॉर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। तो सवाल में देखें ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चंस को आप लोग रीड करो 2-3 बार पॉज करके, फिर मैं समझाता हूँ। तो सवाल क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर डिस्क है, ओके, और ये डिस्क अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ओके, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है यूनिफॉर्म है, कितनी है, ओमेगा, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, इसमें रिटार्डेशंस आ गया, है ना, रिटार्डेशंस आ गया, और 120 रोटेशंस के बाद, यानी 120 चक्कर लगाने के बाद, है ना, इसकी जो एंगुलर स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी ω/2। कितनी चक्कर लगाने के बाद, 120 रोटेशंस, ठीक है। तो सवाल कह रहा है यहाँ से ω2 से रेस्ट पे जाने पे, यानी एंगुलर स्पीड एंगुलर वेलोसिटी 0 होने पे, इसको फर्दर कितनी चक्कर लगानी पड़ेगी, समझ में है। तो मान लो वो n रोटेशन लगानी पड़ेगी, तो ये फाइंड आउट करना है, ये जो n रोटेशंस हैं वो फाइंड आउट करना है, करेक्ट। तो यहाँ पे
इनिशियल एंगुलर स्पीड जो है, पहले हम इस केस को डील करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको डील करेंगे तो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगी, और वही एंगुलर एक्सेलरेशन का यूज करने के बाद हम इस केस को यहाँ से यहाँ डील कर सकते हैं आराम से। ओके, तो पहले ये रेड वाला इसको डील करेंगे। इसके लिए इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी है, ओमेगा। फाइनल एंगुलर स्पीड कितनी हो गई, ओमेगा बाई 2। थीटा, थीटा को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक रोटेशंस में यानी एक चक्कर में 360 डिग्री बनती है। 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई रेडियन। ओके, तो 120 रोटेशंस में, ठीक है, एक रोटेशंस में कितनी रेडियन बनती है, 2 पाई रेडियन। तो 120 रोटेशंस में कितनी रेडियन बनेगी, 2 पाई इंटू 120, मतलब 240 पाई रेडियन। तो थीटा कितनी हो गई, 240 पाई रेडियन। ओके, अब हम यूज करेंगे मोशंस का फॉर्मूला, और उससे हम निकाल लेंगे एंगुलर एक्सीलरेशंस। देखो, लीनियर मोशंस होता तो हम ये फार्मूला यूज करते, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। लेकिन यहाँ रोटेशनल मोशन है तो क्या यूज करेंगे, ओमेगा एफ का स्क्वायर माइनस ओमेगा आई का स्क्वायर इक्वल टू 2a के जगह एंगुलर एक्सीलरेशंस, एल के जगह थीटा। ओके, वैल्यू पुट करते हैं। ओमेगा एफ की जगह हम डालेंगे ओमेगा बाय 2 का स्क्वायर, ओमेगा आई की जगह डालेंगे ओमेगा आई की जगह डालेंगे सिर्फ ओमेगा, यहाँ हो जाएगी 2 अल्फ़ा, थीटा के जगह 240 पाई। अगर इसको हम रेडियन में ही रहने दें, रोटेशंस में ही रहने दें, तो हम क्या लिख सकते हैं, 120 रोटेशंस। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने इसको पाई में कन्वर्ट कर लिया तो कर लिया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, लेकिन अब कर लिया तो कर लिया। तो जो यहाँ पे सॉल्व करके आएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाय 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 इंटू 240 पाई इंटू अल्फ़ा। जानबूझ के मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे एक लॉजिक है, बाद में हम इसको करेंगे। तो यहाँ क्या हो गई, ये हो गई -3 ओमेगा स्क्वायर बाय 4, और ये हो जाएगा 2 इंटू 240 पाई इक्वल टू अल्फ़ा। ओके, तो हमें जो एंगुलर एक्सेलरेशंस मिली हैं वो मिल गई है -3 ओमेगा स्क्वायर बाय 4 इंटू 2 इंटू 240 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से ये मिल गई है। अब हम यही अल्फ़ा इस पार्ट में यूज करेंगे। इस पार्ट के लिए हमारा, मैं कलर चेंज करके येलो ले लेता हूँ। ठीक है, हमारा इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई 2, और फाइनल एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, 0। करेक्ट, तो हम निकालेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेम फार्मूला, सब कुछ सेम होगा। तो क्या होगा, ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फ़ा थीटा। ये जो फार्मूला है इसी को रिपीट करेंगे। तो ओमेगा एफ यहाँ कितनी होगी, 0, क्योंकि वो रेस्ट में चली जाएगी। ओमेगा आई कितनी है, ओमेगा बाई 2 का स्क्वायर। 2 इंटू अल्फ़ा की जगह हम क्या यूज करेंगे, ये वैल्यू -3 ओमेगा स्क्वायर बाई
4 इंटू 2 पाई, ओके, और थीटा की जगह थीटा। तो ये फाइनली क्या आ गया, ये आ गया है माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 3 ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 4 इंटू 240 पाई। माइनस ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या बच गई है, यहाँ पे 1, यहाँ बच गई 3 थीटा और यहाँ 240 पाई। सो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी, 240 पाई बाई 3 यानी 80 पाई। ओके, तो कितनी रोटेशंस हो गई, देखो 2 पाई रेडियन में 1 रोटेशंस होती है, तो 80 पाई रेडियन में कितनी रोटेशंस हो जाएगी, इसको 2 पाई से डिवाइड करनी पड़ेगी, तो 40 रोटेशंस है ना। तो 80 पाई में कितनी रोटेशंस हो जाएगी, 40, तो आंसर क्या हो जाएगा 40। मैं देख रहा हूँ ये 40। तो इस क्वेश्चंस को 39 को आप लोग पॉज करके पहले रीड करो, ठीक है, उसके बाद अनपॉज करके सॉल्यूशंस देखना। तो देखो क्या कह रहा है कि ये एक पॉइंट है P, यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितनी एंगल बन रही है, थीटा एंगल के साथ इसको थ्रो करेंगे, और ये ऑब्जेक्ट ये ट्रैक फॉलो करते हुए यहाँ लैंड करेगी Q पॉइंट पे। ओके, हमें एवरेज टॉर्क निकालना है। एवरेज टॉर्क हमें मिलेगी मिडिल पोजीशंस में, बीच वाली पोजीशंस के ऊपर। तो बीच वाली जो पोजीशंस होती है वो मैक्सिमम हाइट पे मिलती है ना। तो बेसिकली जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गई, ये पूरी की पूरी पी क्यू कितनी है, आर है ना, लेकिन यहाँ से ये जो है ये कितनी हो गई, r/2, और टॉर्क हमें निकालना किसके अबाउट है, पी के अबाउट है। ओके, मैं रेड यूज करता हूँ, यहाँ इस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है। तो यहाँ से इस पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर कितनी है, देखो इस पार्टिकल पे पहले एक ही फोर्स लग रही है, ये पार्टिकल जब यहाँ पहुँची तो सिर्फ एक और एक फोर्स लग रही है, वो है ग्रेविटी mg डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, करेक्ट। अब यहाँ से इस पार्टिकल की पोजीशंस कितनी है, यहाँ पे ये होगी r/2। ओके, एक सेकेंड के लिए मैं इसको रब करूँ, थोड़ा ज़्यादा ही मैंने खींच दिया। ओके, यहाँ से ये जो पोजीशंस है ये कितनी है, r/2। ओके, तो हमें क्या करना है, टॉर्क निकालना। तो बेसिकली इस पूरी फिगर को अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो इस पॉइंट P के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है, ठीक है। एक पार्टिकल समझो यहाँ है, ओके, इस पे फोर्स नीचे की तरफ लग रही है mg, और यहाँ से इस पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है वो है r/2, पोजीशन वेक्टर है r/2। ओके, और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ध्यान दो, पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच में कितनी एंगल बन रही है, 90 डिग्री। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर r/f sin थीटा, है ना। तो यहाँ टॉर्क क्या हो जाएगी, r कितनी है, r/2 रेंज/2, f mg है, और साइन 91 हो जाएगी। ओके, तो बेसिकली टॉर्क हमारा निकल के आया mg r/2, करेक्ट।
तो टॉर्क हमारा आ गया mg/2। अब मैं इस सब को रब कर रहा हूँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ हमारा टॉर्क क्या है, mg/2। अब रेंज जो होती है वो हमें पता है प्रोजेक्टाइल के इक्वेशन से, u² sin 2θ/g होती है। क्लियर हो गया। तो r की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई u² sin 2θ/g, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो टॉर्क हमारा हो जाएगा mg/2 और r की जगह हम डालेंगे u² sin 2θ/g। ये g और ये g कैंसिल हो गई, तो क्या आ गया mu² sin 2θ/2, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 पॉज करके आप लोग 2-3 बार रीड करो। चलो मैं ये समझाता हूँ। कह रहा है एक मेटल की रॉड है, ओके, और इस रॉड की जो लेंथ है वो है 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये हो गई 0, ये हो गई 50 सेंटीमीटर और ये हो गई 100 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या हो गई 25 सेंटीमीटर और ये हो गई 75 सेंटीमीटर। तो सम ओके। तो अब सवाल कह रहा है कि एक मेटल की रॉड है जिसकी थिकनेस यूनिफॉर्म है, मतलब ये जो मेटल रॉड है ये तुम्हारा लाइट रॉड नहीं है, इसकी मास होगी, ओके। और मेटल रॉड की जो मास हम कंसीडर करेंगे वो इसके बीच में कंसीडर करेंगे। बेसिकली मान लेते हैं मेटल रॉड की मास कितनी है, कैपिटल M है। अब सवाल को पढ़ते हैं। A metal rod of uniform thickness and of length 1 meter is suspended at its 25 centimeter division with the help of a string। तो इस मेटल रॉड को लटकाया जाता है स्ट्रिंग की मदद से। तो मान लो इस पॉइंट पे एक धागा ऊपर इस तरह 25 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर बंधी हुई है, ओके। The rod remains horizontal straight when a block of mass 2 kg is suspended to the rod at 10 सेंटीमीटर डिवीजन। तो ये है 10 सेंटीमीटर की डिवीज़न, ओके, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक मास लटका दिए रॉड से, ओके, और ये मास है 2 kg की। तो इससे क्या होता है, रॉड हॉरिजॉन्टल बना रहता है। क्लियर हो गया। मतलब क्या, रॉड की मास की कहाँ है, यहाँ पे, तो अर्थ इसके ऊपर क्या फोर्स लगा रही है, mg डाउनवर्ड, करेक्ट। धागा इधर बंधा हुआ है, ओके ओके। तो धागा के अबाउट क्या होगी, रॉड रेस्ट में है, ओके। अगर मान लो ये जो रेस्ट में नहीं होती तो या तो ये रॉड इस तरह मूव कर गई होती या इस तरह मूव कर गई होती, करेक्ट। लेकिन दोनों तरफ अगर सेम अमाउंट में टॉर्क लग रहा है, यानी ये जो लेफ़्ट वाला जो है और राइट वाला, तो ये क्या हो जाएगी, रेस्ट में हो जाएगी। तो इस पॉइंट के अबाउट, ये जो पॉइंट है जहाँ धागा लगी हुई है, हम दोनों टॉर्क निकालेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से ये लेंथ कितनी है, ये 25 है तो ये हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये लेंथ ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से स्टार्टिंग से 10 थी तो यहाँ से हो जाएगी ये 15, ओके। तो इस सिस्टम के लिए टॉर्क क्या हो जाएगी, 15 × 2, ठीक है। और इसके लिए टॉर्क क्या हो जाएगी, जी भी डाल दो, 2g, क्योंकि वेट लग रही है ना, फोर्स 2g लग रही है। और इसके अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगी, 25 × mg।
तो जी कैंसिल हो गया और यहाँ m इक्वल टू मिल गया 30/25, यानी अगर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 120/100, 1.2 kg। तो आंसर क्या हो जाएगी? थर्ड।